एनर्जी, दो चीज़। फिर इसमें होता था कोलिजन और होता था वर्टिकल सर्कुलर मोशन। प्योर इलास्टिक, प्योर इनइलास्टिक, एंड पार्शियल इलास्टिक। ये होता था भाई। बोलो भुवनेश, क्लियर है यहाँ तक? भुवनेश, यही सब है था वर्क पावर एनर्जी में। रिया, ये सब होता था। इसका जो वीडियो मैंने भेजा था वो आप लोगों ने कवर किया, इसमें से सब टॉपिक निकाला डाउट का। कौन सा डाउट का है ज़रा बताया जाए ताकि मैं उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ूँ। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। रिया, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तुम्हारा भी है। और कोई टॉपिक है? और कोई टॉपिक है? युवराज, तुम्हारा कौन सा डाउट है? रिवीजन तो सबने कर लिया होगा उस वीडियो में, 2.5 घंटे का वीडियो। उसमें हमने सारे टॉपिक का थोड़ा मेन बात बता दिया है। तो मेन बात थोड़ा जब डिस्कस कर दिया गया, पूरा एक तरह से ओवरऑल रिकैप हो गया ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल फार्मूलाज का, तो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बिल्कुल याद आ गए होंगे, लेकिन कुछ में आपको याद आने में प्रॉब्लम हो या फिर उसका फर्दर डिटेल चाहते हों, तो ऐसे ही सब टॉपिक को अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे बैंकिंग ऑफ रोड हम लोगों ने कर लिया था, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया, वैसे ही ये दो तो चलो अभी निकल के आया। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें देखने हैं और देखने हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और युवराज बताओ, और क्या क्या देखने की ज़रूरत है? सब टॉपिक जो तुम्हें ज़्यादा परेशान कर रहा हो। युवराज तुम बताओ। युवराज का आवाज़ नहीं आ रहा है, माइक म्यूट है। चलो कोई बात नहीं, इतने पे शुरू करते हैं हम लोग, तब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलो भाई, हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और एक और होता था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। दो हैं भाई इसमें। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये दो रिलेटेड हैं, इसलिए एक साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, द टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन। टोटल एनर्जी में क्या क्या आता है भाई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी आता है, केमिकल एनर्जी भी आता है, साउंड एनर्जी। तो क्यों आ गया भाई? हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, और क्या भाई? तो और भी न्यूक्लियर एनर्जी हैं। तो बहुत सारे एनर्जी के तो बहुत सारे फॉर्म हैं भाई। विंड एनर्जी भी है,
एनर्जी के बड़े सारे फॉर्म हैं, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, अरे बहुत सारे एनर्जी हैं, कितना सारा एनर्जी है। इन सब का सम इज टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में ओनली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बस। दिस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन, ध्यान देना भाई, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों कन्फ्यूज़न आ गया, वो भी ज़रा हम लोग समझें। तो देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड। ये हमेशा वैलिड है, नो कंडीशन। टोटल एनर्जी पूरे यूनिवर्स में हमेशा कांस्टेंट और कंजर्व्ड रहता है। टोटल एनर्जी का यहाँ सेंस, टोटल एनर्जी का सेंस में एक और एनर्जी इंक्लूड इसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो है मास एनर्जी भी। अरे भाई, मास भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है। अच्छा, अभी न्यूक्लियस नहीं पढ़े हो चैप्टर 13, इसलिए मास भी एनर्जी है भाई। याद होगा आइंस्टीन साहब ने बताया कि मास भी एनर्जी में कन्वर्ट होता है भाई। E = mc²। व्हेन m मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो m × c²। जितना मास डिसअपियर हुआ वो डिसअपियरिंग मास × c²। c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो मास भी एनर्जी का फॉर्म है। ये हमेशा ही वैलिड है, अनकंडीशनल। ये वाला जो है वो कंडीशनल है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब ही वैलिड होगा जब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स फॉर द सिस्टम। जिस भी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना चाहते हो, उस सिस्टम के लिए वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। डैट इज वर्क डन जो होना चाहिए, वर्क डन शुड बी ओनली बाई इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन। अब इसके अगर रूट में जाएं तो समझना ये पड़ेगा। मान लो एग्जाम्पल से मैं तुम्हें बताता हूं, एग्जाम्पल से तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैं बात करूं, एक ब्लॉक लिया हमने, इस ब्लॉक को क्या किया, इस ब्लॉक को लेकर के और फ्लोर पे स्लाइड किया। इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ स्लाइड किया, ठीक है। फोर्स लगाया था भाई, इधर से फोर्स लगाते हुए स्लाइड किया और यहाँ पे आते आते इसको वेलोसिटी मिल गया। पहले तो यहाँ वेलोसिटी 0 था, अभी यहाँ वेलोसिटी इसको मिल गया है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, 2 मीटर पर सेकंड मिल गया। ये यहाँ से यहाँ चला भाई। तो इसमें क्या है, अगर फ्रिक्शन हो तो ये क्या हो गया भाई, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया,
दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कुछ वर्क कर रहा है भाई, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है जिसका वर्क डन निकालने हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में राइट वर्ड है, फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट वर्ड है, और इस कंडीशन में फ्रिक्शन का वर्क डन, क्योंकि फ्रिक्शन इस सिस्टम में ब्लॉक प्लस फ्लोर सिस्टम में एक इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका वर्क डन प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स है भाई। अगर ये ज़ीरो होगा तभी हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। मतलब यहाँ पे तुम चाहो कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है प्रेजेंट यहाँ पे, उसका भी वर्क डन है, कुछ नेगेटिव वर्क है। मान लो 50 जूल नेगेटिव वर्क है, वर्क डन बाई पॉजिटिव फोर्स है, पॉजिटिव वर्क डन है। तो इस कंडीशन में अगर मान लो पॉजिटिव जो फोर्स एक्सटर्नल वर्क किया है वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वर्क किया है, क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट है भाई उधर ही फोर्स लगा। अगर ये भी प्लस 50 हो जाए तो हमारा वर्क डन टोटल ज़ीरो हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का प्लस एक्सटर्नल का, तब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ये टोटल वर्क डन ज़ीरो नहीं हुआ तो हम लोग नहीं अप्लाई कर पाएंगे। दैट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियली इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनली प्लस पोटेंशियल फाइनली नहीं लिख पाएंगे। ये तभी होगा जब ये हो। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन इन्वॉल्व है और एक्सटर्नल फोर्स भी इन्वॉल्व है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कि सर ये कहाँ से ले आए, कहाँ से टपका दिए, कहीं ये रटवा तो नहीं रहे हैं। नहीं भाई, मैं कुछ नहीं रटवाना चाहता, मैं इसके भी बैकग्राउंड में 2 स्टेप पीछे जाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कंक्लूज़न पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप एंट्रेंस के एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आपको कंक्लूज़न पॉइंट चाहिए। तो कंक्लूज़न पॉइंट ये है भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। ये नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन टोटल अगर ज़ीरो हो, दैट इज ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करे तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इनिशियली और फाइनली इक्वेट कर सकते हैं। इसके बैकग्राउंड में चलते हैं तो आपका खोपड़ी जो है थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। चलो इसके बैकग्राउंड में थोड़ा घूमते हैं, थोड़ा झूमते हैं। चलो इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, अच्छा सा कलर लेके चलते हैं। चलो ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं। देखो भाई, आप सबको पता है, क्या पता है भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भाई? टोटल वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये तो सबको पता है भाई, के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये सबको पता है, ठीक है। वर्क डन बाई टोटल फोर्स को हम लोग लिखेंगे तो ये होगा भाई नेक्स्ट स्टेप में कि वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। कुछ सिस्टम के इंटरनल अंदर में फोर्स डेवलप हुए हैं, उनका वर्क डन प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन मिल करके होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन निकालना है, कुछ इंटरनल फोर्सेस होंगे, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे, हो सकता है कि रमेश सुरेश भी लगा रहे हों। चलो भाई ये हो गया। अब इंटरनल फोर्स में भी 2 टाइप हो सकते हैं। एक है सिस्टम के अंदर वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स प्लस ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये तो है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो ये भी समझ गए, बहुत अच्छे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, स्पेस का भी कमी हो गया, कोई बात नहीं है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, यहाँ तक तो क्लियर है भाई। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको।
आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो काम बन जाएगा। देखो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम से चले थे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाया हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखा जाए भाई, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, चाहे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, बात एक ही है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ही देखने हैं। अब उधर कहीं फ्रिक्शन लगा हो, मेरा सिस्टम यहाँ फ्रिक्शन कहीं चेन्नई में लग रहा हो, तो मुझे उससे क्या लेना देना। वर्क डन विद इन द सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, उसका देखने हैं। तो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन प्लस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स को बोलते हैं माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। बोलो ये होता है भाई, इसलिए वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स मैंने लिख दिया माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा। अब मैं क्या करूं, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस उधर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी भी स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग यहाँ तक क्लियर हुआ तुम्हें? चलो भाई, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। तो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये आया, इसको जरा इवेलुएट करें तो हम लोग, तो वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको लिखता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको और इसको एक साथ कर लें, के एफ प्लस यू एफ लिख सकते हैं भाई, के एफ प्लस यू एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। फाइनल वाले को एक साथ रखें हम लोग और इनिशियल वाले को एक साथ रखें, तो यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस ऑफ के इनिशियल माइनस ऑफ यू इनिशियल, तो माइनस ऑफ के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ऐसा बोल सकते हैं भाई। बात तो एक ही हो गई। इट मीन्स फाइनली जो हमारे पास आया वो क्या आया, तो वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग, चलो एम ई लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, ऐसा लिख सकते हैं। ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं मैकेनिकल को, ओनली ई लिख दिया तो मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हुआ। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल और मैकेनिकल एनर्जी फाइनल दोनों का आ गया। अब तुम देखो, ये स्टेटमेंट ही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कब होगा, तो जब भाई ये जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, जब ये जीरो तो ये भी जीरो, ये जीरो तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो यहाँ से स्टेटमेंट हम लोगों का चल सकता है। कौन सा स्टेटमेंट भाई, तो ये स्टेटमेंट कि इफ़ वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फॉर ए सिस्टम इज जीरो, then mechanical energy of the system, that is kinetic energy plus potential energy, will remain constant, or conserved. This is known as principle of conservation of mechanical energy बोल सकते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं। अब मैं बता दूं थोड़ा, इसको अगर देखना हो तो आप एच.सी. वर्मा में ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे बुक में देखेंगे इधर उधर, प्रदीप दिनेश ये सब देखेंगे, सेलेरोरा, तो उसमें क्या होता है, वहाँ लिख दिया जाता है कि अगर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 हो तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड। एक्सटर्नल की बात ही नहीं करता। तो भाई दोनों चीज़ देखने हैं। कभी कभी बोल दिया जाता है कि जब हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट। अरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो चलो ये तो 0 हो गया, एक्सटर्नल फोर्स भी तो फिर ना रहे, ये तो नहीं है तो चलो 0 हो गया, लेकिन ये भी तब 0 रहो, तो अपने दोनों का सम 0 होना चाहिए, तब हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। ये नहीं कि खाली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट हो तो कर देंगे। और कई बार ऐसा भी होता है, देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है बट एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा हो, मैंने बाइक को लिया और धक्का मार दिया, तो धक्का मार दिए भाई, नॉन कंजर्वेटिव मान लो स्मूथ भी है, स्मूथ ही है, उसको फोर्स अगर लगा दिया तो नॉन कंजर्वेटिव ना फोर्स हो, लेकिन हमने इससे वर्क डन कर दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, मैकेनिकल एनर्जी भी चेंज होगा। मतलब कंक्लूजन के फॉर्म में आपको ये याद रखने हैं, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स -50 जूल वर्क किया, ये +50 जूल वर्क किया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, जो इधर उधर पड़े होंगे ना वो बोलेंगे अच्छा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है यहाँ तो नहीं होगा। भाई ये भी तो देखो, इन दोनों का सम 0 हो रहा है, हो जाएगा। जितना फ्रिक्शन से, मान लो हमने ब्लॉक को स्लाइड कराया, फ्रिक्शन -50 जूल वर्क किया, हमने इतना ही फोर्स लगाया कि ये +50 जूल वर्क कर ले, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा। अगर एक ब्लॉक को ध्यान देना, इधर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है 2 न्यूटन और इधर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ 2 न्यूटन, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा या नहीं? बोलो भाई भुवनेश। अगर एक ब्लॉक है, स्लाइड कर रहा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लग रहा है 2 न्यूटन, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स भी लगा रहे हैं 2 न्यूटन, नेट फोर्स 0, तो इसका जो भी वेलोसिटी होगा दैट विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है भाई, कांस्टेंट रहेगा, मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी भाई फ्लोर पे पहले भी था, फ्लोर पे अब भी है, पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहले 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, अब भी 5 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा है। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी है और एक्सटर्नल फोर्स भी है, दोनों ने मिल करके, फ्रिक्शन फोर्स ने यहाँ से यहाँ जाने में -20 जूल वर्क किया, तो एक्सटर्नल ने 20 जूल वर्क किया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। अब जो लोग ये रट लिए हैं कि अच्छा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एब्सेंस में ही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो क्या आप कंजर्वेशन नहीं अप्लाई करेंगे? करेंगे। आपको देखना चाहिए ये सम, ये हाईलाइटेड है एच.सी. वर्मा में, ये हाईलाइट करके दिया हुआ है। कुछ बुक वाले ये फॉलो कर लेते हैं कि खाली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या यूँ बोल सकते हैं हम लोग कि देखो ये 3 था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। जब ये दोनों मिल करके 0 हो जाए तो इसका मतलब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो। जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो, ये वाला 0 हो गया तो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। जब खाली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता हो तो भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गया ना। इसके अलावा क्या होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ये है, इंटरनल में कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव और ये दोनों मिलकर के 0 है, तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करे तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो जाएगा, क्योंकि खाली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ आएगा और इससे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो जाएगा। हम लोगों ने देखा अभी कि यही सम है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सो इफ दिस इज कांस्टेंट, इफ दिस इज 0, दिस विल रिमेन कांस्टेंट, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज 0, सो मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। फिर से थोड़ा सा मैं रिकैप दिखा दूँ। देखो भाई, स्टार्ट किया हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से, बैकग्राउंड में गए वर्क एनर्जी थ्योरम। समरी याद रखना है आपको कि
अगर हमारा ओनली नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और ओनली एक्सटर्नल फोर्स, ये दो चीज़ को देखना है। अरे भाई लेट वेट आते हो तुम लोग। युवराज, भुवनेश, रिया, आवाज आ रही है? रिया, आवाज आ रही है? युवराज, आवाज आ रही है? भुवनेश, भुवनेश, आवाज आ रही है? बोलो भाई। भुवनेश, आ रही है ना? रिया, क्लियर है यहाँ तक? तुम लोग का आवाज़ सुनाई नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों धीरे बोलते हो, क्या करते हो? रिया, आप क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो देखो, मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ। देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए जो समरी मैंने बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समरी बताए थे। समरी क्या बताए थे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमारा जीरो होता है, सम जीरो होता है, अब चाहे ये भी जीरो हो जाए, या ये -20 तो ये +20 हो जाए, या ये 20 तो ये -20 हो जाए, जो भी हो, टोटल सम अगर हमारा इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स का सम अगर जीरो होता हो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए इन दोनों का सम ही देखेंगे, -50 +50 हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। अभी का केस हम लोगों ने यहाँ पे देखा ये कि यहाँ से यहाँ जा रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, ये भी लग रहा है। अगर इसने मान लो 10 न्यूटन फ्रिक्शन था, मान लो ये फ्रिक्शन का वैल्यू था 10 न्यूटन, तुमने लगा दिया 12 न्यूटन, तुमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया अगर 12 न्यूटन, तो ऑब्वियसली अगर ये 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा भाई? तो फ्रिक्शन का तो -10 इन टन -100 जूल हो जाएगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा भाई? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 12 × 10 दैट इज 120 जूल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड, क्योंकि इधर से सोच लो, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 12, तो नेट फोर्स तो 2 न्यूटन लगा ना। तो नेट फोर्स जो 2 न्यूटन लगा वो इसको एक्सेलरेट कराएगा, और इसका जो ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उससे ये बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ गया। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी चले और ये 10 तो तुम्हारा भी 10 रहे, तब हमारा वर्क डन नेट 0 हो जाएगा। फिर से समझो, जितना फ्रिक्शन है उतना ही लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करोगे, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज नहीं हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो जाएगा। लेकिन ये 10 है और ये 12 है, तो टोटल वर्क डन दोनों मिला करके 0 नहीं है, तो मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं होगा। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कुछ और, यहाँ का कुछ और हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी तुमने 10 न्यूटन ही लगाए तो उस कंडीशन में ये भी 100 जूल ही पाए, तो टोटल वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का प्लस एक्सटर्नल का 0 हो जाएगा, और तब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। और आपका मैकेनिक्स फोर्स एनालिसिस भी बताता है कि 10 न्यूटन इधर लगे, 10 न्यूटन इधर लगे, तो नेट फोर्स 0 हो गया। अब जब नेट फोर्स 0 हो गया तो दिस विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर पहले हमारा 2 मीटर पर सेकंड होगा तभी फाइनली 2 मीटर पर सेकंड होगा, तो नेट फोर्स 0 मीन्स नो एक्सेलरेशन, तो कोई मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चल रहा था। सो मेन तुम्हें क्या देखना है
ये सम देखना है, ध्यान देना, ये सम देखना है फॉर द सिस्टम। ये 0 हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हुआ। सो दिस इज कंडीशनल। ये क्या है? कंडीशनल है। देख लो, फॉर द सिस्टम ये कंडीशन है इसका, लेकिन इसका कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है ये, अनकंडीशनल। बिल्कुल भाई। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर तुमने स्लाइड कराया तो तुम जितना भी फोर्स लगाना है लगाओ। ये फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तुम 12 न्यूटन लगाओ, 15 न्यूटन लगाओ, कोई बात नहीं है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तब कंजर्व होगा जब ये कंडीशन हो, बट टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होगा। कैसे? तो भाई यहाँ से तुम 12 न्यूटन लगाया, उधर से 10 ही लग रहा था फ्रिक्शन, तुमने एक्सेलरेट कराया भाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरा सिस्टम, पूरा यूनिवर्स समझो, पूरा सिस्टम समझो। अगर हमने कुछ मैकेनिकल एनर्जी में गेन कराया तो कुछ लॉस भी कराया है, कुछ गेन कराएंगे तो कुछ लॉस भी कराएंगे। मान लो यहाँ से कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चले गए अगर, तो तुमने मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी चेंज नहीं किया। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से गए तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी चेंज नहीं किया। तो तुम्हारा जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन है वो साउंड एनर्जी में चला गया, लाइट एनर्जी में चला गया, कुछ ये एनर्जी में चला गया। अब यहाँ से यहाँ गए, टेबल को मान लो हमने स्लाइड कर दिया रूम में, यहाँ से यहाँ स्लाइड कर दिया। अब बोलोगे कि अच्छा हमने वर्क भी किया और काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी नहीं हुआ, तो कहाँ हुआ भाई, क्या हो गया गड़बड़? अरे भाई तुम्हारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में नहीं आया, यहाँ भी टेबल रेस्ट में था, वहाँ ले गए, वहाँ भी आके रेस्ट में छोड़ दिया। तुम बोलोगे मेरा तो 50 जूल वर्क हुआ, मैंने तो धक्का मारा भी और डिस्प्लेसमेंट भी करा, मेरा 50 जूल वर्क कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी में तो नज़र नहीं आ रहा। नहीं नज़र आ रहा भाई। पोटेंशियल एनर्जी में, अरे ऊपर तो नहीं आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में नहीं, एक ही फ्लोर पे है भाई, हॉरिजॉन्टल में है, तो मेरा 50 जूल कहाँ गया वर्क डन? अरे भाई तेरा 50 जूल वर्क चला गया साउंड एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, जिसमें भी फ्रिक्शन अगर हुआ हो सकता है स्पार्किंग भी हो गया हो, तो साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, इन सब में कन्वर्ट हो गया। आप सोचेंगे मेरा तो 50 जूल लॉस हो गया। अरे भाई तुम्हारा लॉस हो गया, यूनिवर्स में लॉस नहीं होगा। योर 50 जूल वर्क इज इक्वल टू 20 जूल साउंड एनर्जी, 30 जूल हीट एनर्जी, और कुछ एनर्जी तो वो भी 2 जूल, ऐसा करके टोटल तुम्हारा 50 जूल सराउंडिंग का जो लॉस हुआ वो 50 जूल किसी दूसरे फॉर्म में अपीयर हुआ। सो टोटल एनर्जी जब सारे टाइप के एनर्जी को ऐड कर दिया जाए तो दैट इज टू रिमेन कांस्टेंट, वो कहीं खोएगा नहीं भाई, तुम्हारा कहीं और चला गया। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल का सम है, वो तभी मेंटेन रहेगा, वो तभी कांस्टेंट रहेगा जब हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। मैकेनिकल एनर्जी ये कंडीशन में ही कंजर्व्ड हो सकता है, ये अनकंडीशनल है, ये हर तरह के कंडीशन में टोटल सेटिस्फाइड रहेगा, टोटल एनर्जी कहीं नहीं जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स समझो कांस्टेंट है। सो टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि टोटल एनर्जी को कंजर्व कराने में आप सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं देखते, आपको टोटल एनर्जी में देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब कोई मैकेनिकल वर्क दिया, हमने यहाँ एक लूप रख दिया, ठीक है, कंडक्टिंग लूप, आगे के पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। इधर से मैग्नेट मूव कराएंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे एक कंडक्टिंग लूप और यहाँ से मैग्नेट मूव कराएं तो यहाँ पे करंट एग्जिस्ट करेगा और ग्लो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा, फैराडेज लॉ। तो भाई यहाँ पे मोशन कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पा रहे हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ का बात नहीं है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। हमने मैकेनिकल दिया, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, हमने चिल्लाया, अपना एनर्जी लॉस किया, साउंड एनर्जी में गया। तो टोटल एनर्जी कंजर्व हमेशा रहता है, अनकंडीशनल है, ये हमेशा अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि आपका जो भी एनर्जी लॉस हुआ है वो किस किस एनर्जी में गया है। तो जितना लॉस उतना गेन, तो लॉस इज इक्वल टू गेन। अब किस किस फॉर्म में गया है और किस किस फॉर्म में लॉस हुआ है, ये अगर आपको पता है तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, इनिशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी टोटल। बट इसके लिए ये कंडीशन है। क्लियर है भाई यहाँ तक? बोलो, ये क्लियर हुआ? एग्जाम्पल दिखाऊं?
बोलो भाई, एग्जाम्पल दिखाएं। क्लियर है भुवनेश? युवराज सिंह बताओ भाई, युवराज सचदेव। क्लियर है, स्प्राइट की तरह क्लियर है कि कोको कोला की तरह? चलो स्प्राइट की तरह ही होगा क्लियर। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन किया जाए। एक ब्लॉक है छोटा सा m मास का, इसको हमने टावर से रिलीज किया, h हाइट फॉल किया। h हाइट फॉल करने पे इसको कुछ स्पीड मिला, वो स्पीड हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। 3 मेथड से करो। फाइंड स्पीड। ए पे रिलीज किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, बी पे चाहिए फाइंड स्पीड एट बी। इफ ब्लॉक फॉल्स अंडर ग्रेविटी। चलो भाई इसको जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो भाई तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं देखो भाई, कैसे कैसे कर सकते हो। तो नंबर 1 काइनेमेटिक्स से। वो कैसे? हाँ भाई काइनेमेटिक्स से कर सकते हैं। डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन है g, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और डाउनवर्ड ही अगर हम लोग पॉजिटिव ले लें, अगर डाउनवर्ड ही पॉजिटिव डायरेक्शन ले तो एक्सेलरेशन हो गया g, इनिशियल वेलोसिटी 0, और डिस्प्लेसमेंट जो कवर करना है वो है h। अब हमें चाहिए स्पीड, तो क्या करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो v जो है भाई ये वाला v जो निकालना है इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी, एक्सेलरेशन और s का वैल्यू h। v का वैल्यू मिल गया √2gh, v का वैल्यू √2gh काइनेमेटिक्स से। ठीक है भाई, और क्या मेथड कर सकते हैं भाई? तो मैं ब्लॉक को लेता हूं सिस्टम, और इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेता हूं भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लेता हूं मीन्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट रिकैप कर रहा हूँ, समझो। टोटल वर्क डन, तो भाई टोटल वर्क डन ब्लॉक सिस्टम के लिए टोटल वर्क डन, तो ब्लॉक सिस्टम पे लगने वाला फोर्स है, एक है mg, और कोई है क्या? अरे और तो है इंटरनल फोर्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे पे लगाया, दूसरे ने तीसरे पे, तीसरे वाला फोर्स पे, ये सब एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, ये सब इंटरनल फोर्स है। लेकिन ये सब जो एक दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगा रहे हैं उससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए इनका वर्क डन 0 है। इंटरनल फोर्स है, सिस्टम के अंदर ही एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं मॉलिक्यूल, लेकिन उससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उनका वर्क डन 0 है। सो एक ही एक्सटर्नल ही है बस भाई, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो एक ही बस एक्सटर्नल ही तो है, प्लस इंटरनल भी होता है, बट इंटरनल का यहाँ वर्क डन 0 है, इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सटर्नल यहाँ पे mg है। सिस्टम हमारा ये है, तो सिस्टम से बाहर है अर्थ, तो अर्थ जो फोर्स लगाएगा डेट विल बी ट्रीटेड एक्सटर्नल फॉर दिस ब्लॉक सिस्टम, क्योंकि अपना सिस्टम ब्लॉक है। तो एक्सटर्नल फोर्स mg है, mg ने कितना वर्क किया? तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h cos mg भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस पहले तो था 0, तो इससे हमें मिल जाएगा कितना भाई? तो यहाँ से mm कैंसिल होगा, 2 इधर आ जाएगा, और v का वैल्यू मिल जाएगा √2gh, जो मिलना चाहिए था वो मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर लिया।
चलो बहुत अच्छा। अब जरा हम लोग इसका और भी तो मेथड देख सकते हैं, इसके और मेथड देखे जाएं भाई। तो चलो और मेथड देखते हैं हम लोग। हमें निकालना था ये स्पीड। अब हम लोग अप्लाई करें वर्क एनर्जी थ्योरम छोड़ो, अब हम लोग दूसरा काम करें, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। जैसे ही माइंड में आया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, अच्छा तो कंडीशन चेक। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है तो पहले कंडीशन चेक। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, अप्लाइंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो हम लोग देखेंगे पहले तो सिस्टम देखने पड़ेंगे, फिर एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन देखने पड़ेंगे, ये जीरो होता है या नहीं। तो ये मैं पहले कंडीशन चेक करूँगा, ऐसा ही नहीं कि भाई सीधा लगा दें। कैसे लगा देंगे, कंडीशनल होता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स, तो पहले तो आपको सिस्टम डिसाइड करना पड़ेंगे। किसके लिए भाई, ब्लॉक सिस्टम के लिए। ब्लॉक सिस्टम के लिए लगाना चाह रहे हैं, सिस्टम हमारा ब्लॉक है। तो बताओ भाई, फॉर ब्लॉक सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक सिस्टम के लिए mg था। ब्लॉक सिस्टम के लिए mg एक्सटर्नल फोर्स है, इसलिए ये mgh तो वर्क होगा। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एयर रेसिस्टेंस नेगलेक्ट करते हैं भाई जब तक बोला ना जाए। तो भाई ये तो नॉन जीरो नहीं है, ये नॉन जीरो है, मतलब वर्क डन तो ये एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है। किसके लिए भाई, ब्लॉक सिस्टम के लिए। इसलिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ कंजर्व नहीं कर सकते, हैंस क्योंकि जीरो नहीं आया, हैंस मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। किसके लिए, फॉर ब्लॉक सिस्टम। ब्लॉक सिस्टम के लिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। आप सोचेंगे अच्छा फ्री फॉल हो रहा है और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं है। मैंने तो सुना है कि फ्री फॉल में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होते हैं, मैंने तो सुना है फ्री फॉल में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होते हैं। जो भी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है वो काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो भाई फ्री फॉल में तो कंजर्व होता है, ये हमने सुना है। सबने क्या बोल दिया कि ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भाई। किसके लिए नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक सिस्टम के लिए, क्योंकि ब्लॉक सिस्टम के लिए ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड है। चलो सिस्टम बदलते हैं। इफ सिस्टम इज अर्थ प्लस ब्लॉक, अगर अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम ले लें, then work done by external agent plus work done by non conservative force मिला करके देखेंगे भाई। एक्सटर्नल फोर्स, अरे भाई जब अर्थ और ब्लॉक मिला करके सिस्टम है तो जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल फोर्स होगा, वो एक्सटर्नल नहीं होगा। एक्सटर्नल इज एब्सेंट, एक्सटर्नल इज एब्सेंट। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं भाई, क्योंकि mg फोर्स अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है। इसके लिए mg फोर्स, अरे भाई तो क्यों आ जाता है, mg फोर्स इज इंटरनल फोर्स। किसके लिए, फॉर अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम। भाई उसमें तो ये दोनों तो सिस्टम के पार्ट हैं, दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे, वो तो इंटरनल होगा, इसलिए ये तो एब्सेंट है। प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स देखने हैं, ये एब्सेंट है तो जीरो है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी एब्सेंट है, एयर रेसिस्टेंस लेना नहीं है, तो जीरो प्लस जीरो हो गया जीरो। इसका मतलब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। किसके लिए, अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए, अर्थ प्लस बॉल सिस्टम के लिए, अकेले बॉल सिस्टम के लिए नहीं। तो अब लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू ये
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। किसके लिए रे बाबा, किसके लिए बाबा, ये है फॉर अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम, फॉर अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम। ठीक है भाई, तो अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी तो भाई इनिशियली ज़ीरो था, इसका भी जीरो था, और अर्थ तो हम लोग रेस्ट में ही समझते हैं भाई, अर्थ तो रेस्ट में ही, तो उसका भी जीरो। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का लिख रहे हैं इसलिए दो बार लिख रहे हैं भाई, एक ब्लॉक का और एक अर्थ का। ब्लॉक और ये है अर्थ, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चलो भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर यहाँ पे हम लोग जीरो समझते हैं तो mgh यहाँ पे जीरो समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं तक हमें लाना है, कम से कम एक बार तो जीरो हो जाए। मान लो यही ले लिया हमने जीरो पोटेंशियल एनर्जी, अगर ऐसा ले लेते हैं तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा भाई, mgh। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, और दिस विल बी इक्वल, तुम चाहते तो ये पोटेंशियल एनर्जी mgh के बदले में ये लिख सकते थे माइनस जी m1 m2 अपॉन, जो टू मास सिस्टम होता है, माइनस जी m1 m2 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h। ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस जी m इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई r प्लस h, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में ये लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ आ गया h हाइट और कम हो गया, तो ये एक्चुअली हम लोग एक्यूरेट सेंस में लिखते हैं, बट यहाँ पे छोटे मोटे हाइट के लिए mgh लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जीरो ले लिया है तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी mgh है। और फाइनली जो लिखेंगे तो फाइनली ब्लॉक तो मूव कर रहा था v स्पीड से, अर्थ बेचारा मूव ही नहीं कर रहा था, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे, और पोटेंशियल एनर्जी तो भाई अब ऐसे कंडीशन में आ गया जिसमें हम लोगों ने जीरो पोटेंशियल एनर्जी तो कहीं भी ले सकते हैं किसी कन्फिग्रेशन में, तो हमने इस कंडीशन में जीरो लिया हुआ है तो जीरो हो गया ये। अब यहाँ से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा इधर भाई, तो इधर मिल गया हमें mgh, जीरो प्लस mgh इज इक्वल टू हाफ mv² एंड दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू √2gh। तो इस तरह से हमें ये भी मिल जाएगा। बोलो भाई युवराज, क्लियर हुआ? सिर्फ ब्लॉक सिस्टम के लिए नहीं लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से 3 मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जो बताया गया कि ये सब टॉपिक डाउट वाला है वो मैंने क्लियर किया, उसका कंडीशन क्लियर किया, और एग्जांपल भी देख रहे हैं हम लोग, और भी एग्जांपल देखे जा सकते हैं। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो भाई। और भी एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल कोई हमारा, मान लो हमने कोई ले लिया वेज, हमने एक वेज ले लिया और इस पे हमने बना दिया एक ब्लॉक। अब ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करेगा भाई, स्लाइड करेगा। इधर अगर फ्रिक्शन है तो स्लाइड करते करते यहाँ पे आकर कुछ स्पीड गेन कर लेगा। इस स्पीड को कैलकुलेट करना हो तो भी वैसे हम लोग काम करेंगे। और यहाँ पे फ्रिक्शन है, स्मूथ भी हो सकता है। अगर स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू 0 समझोगे और निकालोगे भाई कितना एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग, अगर ये फ्रिक्शन है तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको रिलीज़ किए हो यहाँ पे mg फोर्स लगेगा और इसका mg का साइन थीटा कंपोनेंट इधर, mg कॉस थीटा कंपोनेंट इधर और इधर नॉर्मल। तो ये जब डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो इसका तो कोई वर्क डन होगा नहीं, इसका कोई वर्क डन होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर है भाई डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। तो ये इसका होगा वर्क डन और प्लस इसका होगा वर्क डन। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन प्लस ये एक्सटर्नल फोर्स जो इस ब्लॉक के लिए है mg साइन थीटा का वर्क डन, ये अगर 0 हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी हमारा कंजर्व्ड हो जाएगा। ये अगर हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड हो जाएगा। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर सकते हैं। देखो भाई वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो ये है वर्क डन बाई फ्रिक्शन और वर्क डन बाई mg साइन थीटा। अगर हमारा
सम जीरो हो जाए। तो ये तभी होगा जब हमारा mg साइन थीटा जितना है उतना ही ये फ्रिक्शन हो, तब ही ऐसा हो सकता है। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा और यहाँ स्पीड और बढ़ेगा। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराना है तो ये वाला रहेगा तब, ठीक है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये अगर जीरो रहेगा तब। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अब ज़रा सुनो समरी पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने का, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए कंडीशन होता है। तो भाई कंडीशन देखना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाइड है, ऐसा सिस्टम ढूंढे जिसके लिए सेटिस्फाइड है तो लगा पाएंगे। और उससे अच्छा नहीं है कि टोटल एनर्जी हम लोग कंजर्व करें, इसमें तो कोई कंडीशन भी चेक नहीं करना पड़ता। तो टोटल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं भाई। और क्वेश्चन में अगर दे दिया यहाँ स्पीड निकालना है तो ये थोड़े ही बोल रहा है कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो भी देखो और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो भी देखो। ये तो अंडरस्टूड है कि ये सब देखना ही नहीं है, बस देखना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बस फ्रिक्शन का ये तो देखना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी फटाफट कंजर्व कर देंगे। टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व आराम से कर सकते हैं अनकंडीशनल। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। या तो देखो लिख रहे हैं मेथड 1, टोटल वर्क, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम से ही अप्लाई कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं भाई इसको। तो बताओ टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो mg साइन थीटा का वर्क डन, तो mg इंटू ये s, ये है s, ये है समझो h, ये है थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू h अपॉन s, h अपॉन s, इसलिए s का वैल्यू हो गया h अपॉन साइन थीटा, s का वैल्यू हो गया h अपॉन साइन थीटा। तो mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया h अपॉन साइन थीटा वर्क डन, और कॉस है भाई 0 डिग्री, ये है mg का वर्क डन। फ्रिक्शन अगर है तो उसका काउंट करने पड़ेंगे भाई, दिस विल बी इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शन आपका दिया हुआ नहीं है, चाहे तो फ्रिक्शन देगा तो म्यू देगा तो फ्रिक्शन निकाल लेंगे भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्लाइड हुआ है तो फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो फिर छोड़ देंगे। तो नहीं दिया हुआ है तो टोटल वर्क डन में, अगर मान लो नहीं दिया है तो आप तो सीधा बोल सकते हो कि वर्क डन हमारा, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 हो जाएगा। और फ्रिक्शन का जब वर्क डन 0 हो जाए तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं हाफ mv² माइनस 0। देखो ध्यान से, अगर फ्रिक्शन ना होना तो यहाँ पे √2gh होता है, क्योंकि भाई समझो कि ये फ्री फॉल होने जैसा हो गया, √2gh होता है। फ्रिक्शन ना हो तो, फ्रिक्शन होगा तो भाई उसके हिसाब से होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू अगर म्यू दिया रहेगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू इंटू mg कॉस थीटा ये रख देंगे, ठीक है। उसका भी वर्क डन निगेटिव में काउंट कर लेंगे, वो यहाँ निगेटिव में आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अभी के लिए हम लोग फ्रिक्शन को 0 लेकर के चल रहे हैं, तो इस तरह से लिखेंगे mg और साइन थीटा कैंसिल, mg h और कॉस थीटा, mg साइन थीटा डिस्प्लेसमेंट, mg साइन थीटा फोर्स डिस्प्लेसमेंट है हमारा, s यानी कि h अपॉन साइन थीटा, और डिस्प्लेस तो कॉस 0 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे। क्यों भाई, क्योंकि mg साइन थीटा जब ले रहे हो तो जिधर है ये फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए cos 0 डिग्री लेंगे। तो mg h साइन थीटा कैंसिल इज इक्वल टू हाफ mv², इसलिए v का वैल्यू √2gh होगा और होना चाहिए भी। फ्रिक्शन ना रहे तो, अगर फ्रिक्शन रहेगा तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ। अगर फ्रिक्शन रहेगा तो हम लोग लिखेंगे इफ़ फ्रिक्शन, ठीक है, इफ़ फ्रिक्शन इज नॉन जीरो, तो उस कंडीशन में लिखेंगे mg साइन थीटा का वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। तो mg साइन थीटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट h अपॉन साइन थीटा और इंटू कॉस 0 डिग्री और प्लस फ्रिक्शन का वर्क डन हो जाएगा म्यू इंटू mg कॉस थीटा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है h अपॉन साइन थीटा और इंटू लिखेंगे कॉस 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, दिस विल बी इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² माइनस 0, ऐसा लिखेंगे माइनस 0।
ये हो गया। यहाँ से v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अगर हमारा फ्रिक्शन भी रहेगा तो ऐसे काम करेंगे। कोशिश हम लोग क्या करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो, ये भी हमेशा के लिए वैलिड है। वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई कंडीशन नहीं होता, टोटल वर्क डन निकालो, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी करो। और देखो मैं इसका अब दूसरा मेथड बताऊं। अब देखो मेथड 2, इफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है इसका, ये जो था इसका दिखा रहा हूँ, फ्रिक्शन नहीं है तो ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रिक्शन है तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये, तो फ्रिक्शन नहीं है तो उसका दूसरा मेथड। चलो दूसरा मेथड देख लेते हैं भाई, दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो फ्रिक्शन अगर ज़ीरो है तो हम लोग मैकेनिकल ये टोटल एनर्जी कंजर्वेशन देखें, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन जो कि अनकंडीशनल होता है भाई। जब अनकंडीशनल है तो अप्लाई कराइए, लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सा एनर्जी कहाँ जा रहा है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, ये इनिशियल कंडीशन है बंधु और ये फाइनल कंडीशन है। अब इनिशियल से फाइनल में आ रहे हो तो तुम खोपड़ी लगाओ, हो क्या रहा है भाई, तो नीचे आ रहा है, अंडर ग्रेविटी आ रहा है, इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी कुछ डाउन हो रहा है। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। अच्छा, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। और जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, अच्छा टोटल एनर्जी कंजर्वेशन लिखा है, ठीक है, टोटल एनर्जी अगर हम लोग कंजर्वेशन लिख रहे हैं तो भाई टोटल एनर्जी में क्या क्या आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो कहीं का लॉस कहीं गेन होगा, कहीं ना कहीं तो गेन होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि और कोई एनर्जी इन्वॉल्व है नहीं, फ्रिक्शन था नहीं, फ्रिक्शन है नहीं भाई, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, स्मूथ सरफेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। ये कोई बोल नहीं रहा है कि साउंड एनर्जी देखो, ये कोई बोल नहीं रहा कि हीट एनर्जी देखो, तो भाई नहीं देखेंगे। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इससे तो हमारा भाई एच हाइट फॉल हुआ है, इससे तो एच हाइट पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा, mgh, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस 0 ये था। इसलिए v का वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना, तो √2gh मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ज़रा, अब देखते हैं कि अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता। अगर फ्रिक्शन हो तो टोटल एनर्जी हम लोग कंजर्वेशन कर रहे हैं, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, ध्यान देना, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, अच्छा भाई अब देखेंगे क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, फ्रिक्शन भी लगा है, तो फ्रिक्शन बेचारा इसको रोक रहा होगा, फ्रिक्शन के अगेंस्ट कुछ लॉस होगा इसका, और यहाँ के काइनेटिक एनर्जी में कुछ अपीयर होगा। मीन्स जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, 100 जूल लॉस हो रहा है, तो हो सकता है 40 जूल खर्च हो जाए फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। इट मीन्स लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, प्लस जो हमारा काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, क्योंकि कुछ तो हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च कर दिया। तुम्हारा एनर्जी गया कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ mgh, वो गया कहाँ, तो दिस लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट चला गया फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, बाकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। इसलिए मैं टोटल एनर्जी अगर कंजर्व करूं, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, तो क्या लिखूंगा भाई, तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी में मैं लिखूंगा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और कुछ हमारा वर्क डन एगेंस्ट फ्रिक्शन में चला गया। भाई तुम्हें ब्लॉक समझो कि तुम ही थे ब्लॉक,
तुम नीचे आए 100 जूल तुम्हारा यहाँ होना चाहिए था, तो तुम बोलोगे हाँ होता तो मैं तो यहाँ पे 100 जूल लेके आता काइनेटिक एनर्जी, लेकिन तुमने तो रास्ते में फ्रिक्शन दे दिया, अब उसके अगेंस्ट हमने खर्च किया तो वो कहाँ गया भाई। 100 जूल तो मैं आना चाहिए था, हाँ 100 जूल तो होना चाहिए था, लेकिन 40 जूल तो मुझे और करने पड़ गए, तो अब 60 जूल ही तो लेके आऊँगा यहाँ पे। तो बस वही काम कर रहे हैं भाई। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है mgh, काइनेटिक एनर्जी में गेन हुआ है भाई हाफ mv², पहले था 0, और हमने वर्क डन किया अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना वर्क करेंगे, फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क करेगा, तुम पॉजिटिव वर्क करोगे। तो ठीक है भाई, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, तो ये हो गया फ्रिक्शन का वैल्यू। फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया म्यू इंटू mg cos थीटा, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिख रहे हो तो फ्रिक्शन के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मतलब ये जो म्यू इंटू mg cos थीटा है उसके अगेंस्ट तुम्हें इस वाले फोर्स का वर्क डन मीन्स म्यू mg cos थीटा इधर लग रहा है, उसी का वर्क डन निकालने हैं, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में खर्च हो गए। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन किया जो, वो कहाँ गया। तो भाई 100 जूल में से 60 जूल यहाँ है, तो 40 जूल अगेंस्ट फ्रिक्शन हमने वर्क कर दिया। तो यही लिख रहा हूँ म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना था, s मतलब h/sin थीटा, और cos है 0 डिग्री, क्योंकि इधर ही फोर्स इधर ही डिस्प्लेसमेंट, cos 0 मतलब 1। ये अब ये मिल गया तुम्हें। अब इसको हम लोग चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं mgh, इसको अगर इधर ले आऊँ तो माइनस म्यू mg और cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा हो जाएगा, cot थीटा इंटू h इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, अब ज़रा ये चेक कर लो तुम चाहो तो कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम है या नहीं। बिल्कुल सेम रहने चाहिए। देखो mg sin थीटा कैंसिल, mgh और म्यू वाला, तो म्यू वाला देख रहे हो यहाँ पे म्यू mg cos थीटा और यहाँ पे h/sin थीटा, और ये cos 180 -1 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि mgh माइनस म्यू mg, और ये हो गया cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा इंटू h इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से जो स्पीड आएगा वो हो जाएगा। तो ऐसे करें चाहे ऐसे करो, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो या टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व कर दो। टोटल एनर्जी तुम्हें पता है कि टोटल एनर्जी गया कहाँ, उसका मैंने हिसाब कर लिया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? सर जो टोटल एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में क्या उसको नहीं देखेंगे? ना, वो जब तक क्वेश्चन में ना बोले। अब ये बोलता कि भाई जितना था उसमें से 20% चला गया इसमें हीट एनर्जी में, तो बताओ, तो उसका काउंट कर लेते, यहाँ पे लिख देते प्लस 20% ऑफ mgh वो चला गया है लाइट एनर्जी में, तो यहाँ लिख देते प्लस 20%। यहीं पे जो लिख रहे हो ना कि तुम्हारा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गया कहाँ भाई, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh हुआ था, उसमें से 30 जूल चला गया काइनेटिक एनर्जी में आ गया है, और 40 जूल हमने वर्क कर दिया अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो 30 40 70 हो गए। बाकी 30 कहाँ गए, तो बाकी 30 गए वो है हीट एनर्जी में। क्वेश्चन में दे दिया होता कि भाई 25% चला गया हीट एनर्जी, तो 25% ऑफ है mgh, तो 25% ऑफ mgh लिख देना हीट एनर्जी में, तो उसका काउंट कर लिए। अब बोले 2% चले गए साउंड एनर्जी में, तो भाई चलो 2% साउंड एनर्जी में भी लिख देते यहाँ पे। 2% ऑफ mgh चला गया साउंड एनर्जी में, 3% चला गया हीट एनर्जी में, 2% चला गया लाइट एनर्जी में, तो वो सबको काउंट कर लो भाई, मिल जाएगा तुम्हें। ये चाहिए था, ये मिल जाएगा। समझ गए? जब हमें दिया रहेगा कि इतना % एनर्जी हमारा इसमें चला गया हीट एनर्जी में, कुछ साउंड एनर्जी में, तो भाई वो 2 क्वेश्चन देगा तो आप लिखोगे। हमें टोटल एनर्जी का हिसाब किताब बना देने हैं। आया है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, अब ये गया कहाँ, ये 100 जूल लॉस हुआ, mgh लॉस हुआ, गया कहाँ। तो पहले वाले केस में, इस वाले में तो देखोगे अच्छा mgh आया तो वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी है। अब फ्रिक्शन जब है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन था नहीं, अब फ्रिक्शन जब है तो
तो तुम्हारा टोटल एनर्जी जो लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ गया? तो mgh जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कहाँ कहाँ गया भाई? तो कुछ हमारा काइनेटिक एनर्जी में है, कुछ हमारा फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में खर्च हो गया। अब बोला जाएगा कि 20% इसका चला गया हीट एनर्जी में, तो वो भी लिखते हैं यहाँ पे प्लस 20% ऑफ mgh हीट एनर्जी में, प्लस 2% ऑफ mgh साउंड एनर्जी में, प्लस 3% ऑफ mgh लाइट एनर्जी में, और जो दिया रहेगा लिख देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। बोलो ठीक है यहाँ तक? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। अब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोगों ने देख लिया। अब एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन आप लोगों ने बताया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में प्रॉब्लम होता है, तो चलो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे हम लोग थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, और इसको देखने के लिए एक दो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, तब जाके पता लग जाएगा ये। चलो भाई, एक स्ट्रिंग है, जल्दी से आप कॉपी पेन निकालो और सॉल्व करो। एक पेंडुलम है, इस पे हमने दिया VL, लोवेस्ट पॉइंट पे स्पीड VL दे दिया, तो यहाँ से ये चलना शुरू किया भाई, सर्कुलर मोशन करना शुरू करेगा, पाथ बनेगा इसका सर्कुलर का। तो आपको कुछ निकालना है यहाँ पे। अच्छा, तो ये इसको हमने दिया VL स्पीड बॉटम पे, और ये इसके अराउंड रोटेट कर सकता है भाई। इधर हम लोगों ने स्ट्रिंग से फिक्स कर दिया है। ये जब थीटा एंगल पे जाए, थीटा एंगल जब ये ट्रैवर्स कर लिया, उस समय इसका स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल है, समझो। ये स्पीड थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या होगा, ये हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ VL। लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड देंगे और यहाँ का स्पीड बताना होगा, थीटा एंगल ट्रैवर्स किया। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो स्पीड निकालो भाई, कुछ नहीं करना है इसमें तुम्हें। जब हम लोग देख रहे हैं कि कोई भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, तो हम लोग कम से कम काम क्या कर सकते हैं कि भाई ऊपर जाएगा, कोई एयर रेसिस्टेंस है नहीं जिसके अगेंस्ट वर्क करेगा, टेंशन फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है। अब टेंशन फोर्स तो कुछ वर्क करेगा नहीं, क्योंकि जब भी टेंशन लगेगा भाई तो वो ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे। सो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है टेंशन फोर्स, इसलिए कभी वर्क नहीं करेगा। वर्क डन बाई टेंशन फोर्स इज 0, क्योंकि टेंशन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एवरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस टेंशन उस समय का टेंशन उस समय का डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये तो कुछ करेगा नहीं वर्क डन। जो करेगा भाई mg, और mg हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम के लिए, अर्थ प्लस बॉब सिस्टम के लिए। इसलिए हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं लॉस ऑफ एज द बॉब मूव अप, एज द बॉब मूव्स अप, लॉस ऑफ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ से यहाँ चलते हैं। चलो भाई, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ से यहाँ ले गए। काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ हाफ mvl स्क्वायर माइनस हाफ mv थीटा स्क्वायर, क्योंकि अभी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी था, उधर जाके कम हो गया, ये हो गया लॉस इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू h, जो भी h हाइट गेन करेगा वो। तो h हाइट कितना गेन किया भाई, तो h हाइट पहले यहाँ था, अब यहाँ है, यहाँ है, तो ये है h हाइट जो कि इसने
गेन किया, ये है एच हाइट। अब वो एच हाइट कितना होगा, अब ये तो आपको निकालने पड़ेंगे, एच हाइट कितना होगा। तो भाई ये था आर, ये है एंगल थीटा, तो ये वाला है तुम्हारा आर, और ये थीटा, तो ये है आर कॉस थीटा, और ये पूरा है आर। तो h का वैल्यू हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा ये पूरे r में से r cos थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो। देख तो रहे हो भाई, r थीटा, r cos थीटा पूरा है r, और ये वाला है h, ये वाला है h। तो h का वैल्यू हो जाएगा r माइनस आर कॉस थीटा। बोलो भाई ठीक है। नहीं दिख रहा? अब देखो वाइट से लिख रहा हूँ, अब तो दिख रहा होगा। ये r है, ये थीटा है, और ये वाला हो गया r cos थीटा। बोलो ठीक है। टोटल r में से r cos थीटा हटा दें तो यहाँ मिल जाएगा h का वैल्यू। h का वैल्यू हो गया r माइनस आर cos थीटा। h का जो वैल्यू हो गया वो हो गया पूरे r में से r cos थीटा को सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, भुवनेश दिख रहा है अब, हाफ एम वी एल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। एच का वैल्यू है r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो भाई, भुवनेश यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा पिंक पिंक दे देता हूँ तुम्हें शायद। लो चलो, तो ये अब देखें, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वी थीटा का वैल्यू। वी थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो 2/m से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2/m से सब में मल्टीप्लाई कर दो, 2/m कैंसिल कर देगा, 2/m वी एल स्क्वायर, 2/m से मल्टीप्लाई किया है, वी एल स्क्वायर माइनस वी थीटा स्क्वायर, 2/m से मल्टीप्लाई किया है तो 2gr, 2/m m कैंसिल हो गया, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। यही है। तो यहाँ से हम लोग वी थीटा स्क्वायर बोल सकते हैं कि वी एल स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा ये है। इसलिए वी थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो तो वी थीटा का वैल्यू क्या बोलेंगे भाई? तो वी थीटा का वैल्यू बोल देंगे इतने को रूट लगा दो, इतने को हम लोग रूट लगा दें। तो ये है भाई स्पीड एट थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे ये स्पीड है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोग इसको फॉर्मूला की तरह भी याद रखते हैं। क्यों हमें कितना थीटा पे पूछ दिया जाए पता ही नहीं है भाई। जब भी पूछ दिया जाए, टॉप पोजीशन पे भी पूछा जाए तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो मैं टॉप पोजीशन पे इसके बेसिस पे निकाल देता हूँ। ऑन दिस बेसिस हम लोग टॉप पोजीशन पे निकाल सकते हैं। देखो कैसे, एट टॉप, अगर ये टॉप पोजीशन पे जाएगा उस समय इसका स्पीड क्या होगा निकाल सकते हैं। तो भाई v एट टॉप, इसके लिए क्या करेंगे? एट टॉप स्पीड के लिए निकालने के लिए थीटा का वैल्यू रखेंगे कितना? तो भाई ये थीटा टलते टलते 180 हो गया। थीटा का वैल्यू जब पाई हो जाए तो ये टॉप पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो v टॉप इज इक्वल टू √2vl स्क्वायर माइनस 2gr और 1 माइनस कॉस पाई, 1 माइनस कॉस पाई। बोलो यहाँ तक ठीक है? और अब इसको हम लोग v टॉप
अंडर रूट VL²। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और -+1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4GR। ये हो गया भैया टॉप पोजीशन पे स्पीड, और ये बिल्कुल करेक्ट, टॉप पे यही स्पीड होगा क्योंकि थीटा का वैल्यू हमने आर्बिट्ररी पे निकाला था, आर्बिट्ररी थीटा पे निकाला था, और थीटा का वैल्यू जो रखोगे उस हिसाब से मिलता जाएगा। हमने थीटा का वैल्यू रख दिया पाई, और हमें पाई पे जा कर के टॉप का मिल गया। फिर भी इसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो सेकंड मेथड से भी तुम इसका निकाल सकते हो। देखो मैं टॉप पोजीशन पे निकाल देता हूँ स्पीड सेकंड मेथड से, ठीक है। सेकंड मेथड से हम लोग निकाल लेते हैं स्पीड। चलो भाई देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड के लिए चलो टॉप पे नहीं दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा। चलो हम लोग काम करते हैं, ऐसे देखते हैं। देखो भाई टॉप पोजीशन पे निकालना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट अप्लाई करके भी टॉप पोजीशन पे निकाल सकते हैं भाई। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मीन्स यहाँ से यहाँ जब जाएगा टॉप पोजीशन तक जाएगा तो यहाँ पे जो स्पीड होगा V टॉप, वो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ गया है भाई, पोटेंशियल एनर्जी में गेन हुआ, तो लिख सकते हैं गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हुआ बताओ भाई, यहाँ से यहाँ चला आया तो इसका मतलब हाइट में जो गेन हुआ वो R + R 2R हुआ, क्योंकि ये भी R ये भी R 2R हुआ। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg × 2R। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh जो कि h का वैल्यू 2R है, ठीक है। बॉटम से टॉप तक जाने का h वैल्यू 2R है। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ½ mVL² था और ½ mV टॉप स्क्वायर रह गया। यही तो है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बस अब इसको सॉल्व कर देने हैं। तो क्या करें भाई, m है उधर भी m है, m तो हर जगह है, m से डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि m कैंसिल कर दिया जाए, m कैंसिल। अब ये 2 है भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये सब तो गायब हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4GR हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया VL² हो जाएगा माइनस V टॉप स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग V टॉप का स्क्वायर वैल्यू लिखेंगे तो वो हो जाएगा VL² माइनस 4GR। इसलिए हो जाएगा हमारा V टॉप का वैल्यू। V टॉप का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो V टॉप का वैल्यू हो गया अंडर रूट VL² माइनस 4GR, VL² माइनस 4GR। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं बॉटम टू टॉप के लिए, बॉटम टू टॉप मोशन, बॉटम टू टॉप मोशन देखा और ये निकाल लिया। बात समझ में आई? बोलो भाई भुवनेश, क्लियर हुआ? सीधा बॉटम से टॉप गया, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होकर सीधा निकाल लिया टॉप पे। और फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, थीटा आर्बिट्ररी पे निकाला, आर्बिट्ररी थीटा पे निकाला। ये है भाई फॉर्मूला की तरह। थीटा का जो वैल्यू रखना है, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको देखना है स्पीड देख लो। थीटा का वैल्यू पाई रखा, मिल गया टॉप पे पोजीशन पे स्पीड। निकाल सकते हैं ना भाई। तो टॉप पे स्पीड हमें मिल गया। बोलो यहाँ तक क्लियर है? रिया क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल इस तरह से थोड़ा सॉल्व करने पड़ेंगे। तो टॉप पे स्पीड ध्यान रखना, ये लोग फॉर्मूला की तरह भी लोग याद रखते हैं क्योंकि ये शॉर्टकट हो गया ना, VL² माइनस 4GR। मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और शॉर्टकट बताता हूँ, ये तो इसका स्पेशल केस है। चलो मैं इधर दिखाता हूँ। इस तरह के मोशन में देखो, देखो भाई मेन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे याद भी कर सकते हैं।
कहीं पे भी हमें स्पीड निकालना हो, कहीं पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कहीं पे स्पीड निकालना हो तो अंडर रूट लोएस्ट पॉइंट का स्पीड का स्क्वायर माइनस जितना हाइट गेन करेगा उससे डबल 2GH। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है यही है, मैं फिर भी चेक कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं भाई। ये है, देखो ये जो आया था VL स्क्वायर माइनस ये था R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखो R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान देना, R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट H, है कि नहीं? R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये क्या था? H था, ये H ही तो था, mgh था ना। R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तो H था, यहाँ भी देखो R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ये क्या है? H है। तो VL स्क्वायर माइनस 2GH। किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहीं भी तुम स्पीड निकालना चाहते हो भाई, तो VL स्क्वायर माइनस 2GH, R इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है 2GH। इसलिए मैंने बोला कि भाई तुम्हें चाहिए अगर तो ये है 2GH, ये है स्पीड। तुम्हें जहाँ भी स्पीड निकालना हो, H हाइट गेन करने के बाद स्पीड चाहिए तुम्हें, H हाइट गेन करने के बाद स्पीड चाहिए, तो ये है भैया स्पीड। इसको तुम फॉर्मूला की तरह याद रखो। अगर तुम्हें हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद का स्पीड चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब H कितना हो गया? H 2R हो गया, तो H का वैल्यू 2R डालोगे, H का वैल्यू 2R डालोगे तो ये 4GR हो जाएगा, 4GR मिल जाएगा भाई, अंडर रूट 4GR आता है। इसको विजुलाइज करो भाई। अगर मुझे बोला जाए कि हमें भाई यहाँ पे स्पीड VL दिया हुआ है, यहाँ पे चाहिए स्पीड, तो उतना कौन कैलकुलेशन करे भाई? कैलकुलेशन करने को तो कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ का स्पीड B पॉइंट पे स्पीड अगर मुझे बोलना हो तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ भाई कि VL जितना था माइनस 2GH, H का वैल्यू यहाँ पे हमारा R ही है, तो माइनस 2GH होता है और H का वैल्यू R है, इसलिए ये हो गया VL स्क्वायर माइनस 2G और H का वैल्यू R है, तो यही मिल जाएगा यहाँ का स्पीड VB। अगर यहाँ VC निकालना है, VC टॉप पोजीशन पे, VC मतलब V टॉप, ये निकालना चाहते हो तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो हमें पता है क्योंकि शॉर्टकट में ये फॉर्मूला हमें याद है क्या भाई? तो VL स्क्वायर माइनस 2G इंटू H, H का वैल्यू भाई यहाँ पे तो 2R हो जाएगा, तो इतना इंटू 2R लिख देंगे, टॉप पोजीशन पे मिल जाए। हमें मान लो यहाँ 60 डिग्री के बाद ही निकालना है, तो जब यहाँ पे निकालना है स्पीड, ये क्या होगा भाई? जब 60 डिग्री ट्रेवर्स कर लिया ये, उस समय का स्पीड क्या होगा 60 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग? तो भाई ये भी निकाल लेंगे। कैसे? तो VL जितना भी दिया है VL का स्क्वायर माइनस 2G इंटू H। अब H का वैल्यू H डैश मान लो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो VL स्क्वायर माइनस 2G और H का वैल्यू, तो भाई ये है R और ये है R cos 60 डिग्री, ये वाला है R cos 60 डिग्री, तो R माइनस R cos 60 डिग्री, यहाँ लिख दूंगा R माइनस R cos 60 डिग्री। बस जो H है बस वो हमें चिपका देने हैं। तो मेन फॉर्मूला ये है। स्पीड कहीं भी निकालना होगा निकाल सकते हैं, तो मेन फॉर्मूला की तरह इसको याद रख सकते हैं। थीटा पे निकालना होगा तो थीटा के लिए जो H आएगा वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो H का वैल्यू आ जाएगा R माइनस R cos थीटा। H का वैल्यू है R माइनस R cos थीटा, उस हिसाब से काम कर लेंगे। अब इतना तुम कैसे नोट करोगे? कोई बात नहीं, मैं स्क्रीनशॉट इसका भेज दूंगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? भुवनेश बोलो भाई। यस सर। तो क्लियर है, तो अब ज़रा नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट है पूछ लो भाई। रिया क्लियर है यहाँ तक? युवराज? यस सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग काम करें, हमें चाहिए टेंशन एट टॉप। वैसे तो टेंशन कहीं भी निकालने को दिया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, कहीं पे मान लो दे दिया अच्छा 60 डिग्री के बाद टेंशन निकाल दो भाई, तो कहीं भी टेंशन निकालने को दिया जा सकता है। मान लो हमने ये तो तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड दे दिया VL, तुम्हें बोल दे भाई यहाँ पे थीटा बता दो, यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ का हमें चाहिए टेंशन कितना है। तो भाई बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाएंगे, अरे टेंशन कैसे निकालूं, थीटा आर्बिट्ररी पे दे रहा है। तो टेंशन निकाल सकते हो, और टॉप पे भी टेंशन निकालने को पूछा जा सकता है। टॉप पे अगर टॉप पे मान लो पूछता है टेंशन निकालना, तो वो कैसे निकालोगे? अगर मान लो यहाँ पे पूछता है कि टेंशन यहाँ पे बता दो भाई, यहाँ स्पीड है, यहाँ का टेंशन, टेंशन एट टॉप ये क्या है, ये अगर निकालने को आ जाए तो ये भी दिया जा सकता है, टेंशन एट टॉप निकालें। क्योंकि आपने टॉपिक दिया मुझे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए टॉप पोजीशन तक टेंशन भी मेंटेन होना ज़रूरी है और स्पीड भी मेंटेन होना ज़रूरी है। तो टॉप पे स्पीड तो कम से कम तुम्हें पता है कि टॉप पे स्पीड होता है √VL² माइनस 4GR, क्योंकि 2GH होता है, 2GH ये होता है VL² माइनस 2GH, जो भी हमने पढ़ा। और टॉप पोजीशन पे जाना है तो H का वैल्यू तो 2R है, इसलिए माइनस 4GR है। ये है VL² माइनस 4GR इज़ द स्पीड एट द टॉप। चलो भाई बहुत अच्छा, मुझे चाहिए यहाँ का टेंशन। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए ये फैक्ट है कि तुम्हारा टॉप पोजीशन पे टेंशन भी मेंटेन्ड होना चाहिए, मतलब स्ट्रिंग हमारा टाइट रहे और टेंशन में रहे, स्ट्रेच कंडीशन में रहे, और इसका स्पीड भी मेंटेन रही। ये दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं है, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने का कोई चांस नहीं रहेगा। अगर स्ट्रिंग लूज हो जाए तो यहाँ पे स्पीड हो गया, और स्ट्रिंग लूज हो जाए तो ये ऐसे अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। सो कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए टॉप पे टेंशन एट टॉप मिनिमम होता है, एंड स्पीड एट टॉप, स्पीड भी जो होता है ना टॉप पे, वो भी मिनिमम होता है। इसलिए ये दोनों अगर मेंटेन्ड है, दोनों अगर ग्रेटर देन 0 है एट टॉप, तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये टॉप पे टेंशन निकालना आप सीख जाएं, और टेंशन टॉप पे निकालेंगे तो अपने आप फिर कंडीशन लिख पाएंगे। आपको यहाँ थीटा पे निकालना है टेंशन, टॉप पे भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो कुछ नहीं, देखो पहले इसी का निकाल देता हूँ स्पेशल केस। टॉप पे टेंशन चाहिए, तो टेंशन क्या है? टेंशन तो एक फोर्स है, और फोर्स है तो भाई F=ma, नेट फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे तभी तो टेंशन इक्वेशन में आएगा। ये थोड़ी कि एनर्जी इनिशियल और लॉस ऑफ काइनेटिक गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसा करेंगे अगर, तो उससे थोड़ी टेंशन आएगा इक्वेशन में। इक्वेशन में टेंशन तभी आएगा जब हम लोग फोर्स एनालिसिस करें, क्योंकि टेंशन इज ए फोर्स। तो फोर्स एनालिसिस करें, F=ma लिखें, सो तभी हमारा यहाँ का टेंशन फोर्स इक्वेशन में आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ टॉप पे का टेंशन इन्वॉल्व करना है, तो टॉप पे जब पहुँचा हुआ है उस समय लिखूँगा F=ma। ऑब्वियसली किधर लिखूँगा भाई? अरे भाई तो इसका एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड में है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमारा ऐसे है, कम से कम टॉप पोजीशन पे तो है ही। तो टॉप पोजीशन पे मैं फोर्स लिखना चाह रहा हूँ, और सेंटर की तरफ लिखना चाह रहा हूँ कि नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर = मास इंटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर मैं लिख सकूँ, क्योंकि टेंशन का फोर्स इन्वॉल्व होगा जब सेंटर की तरफ फोर्स लिखेंगे तब। तो ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन कर रहा है तो ये तो लिख ही सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो फोर्स टूवर्ड सेंटर इज टेंशन एट द टॉप, और यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है वो है mg। mg भी तो लग रहा है यहाँ पे टॉप पोजीशन पे, तो टेंशन एट टॉप प्लस mg, दिस इज द नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर = मास इंटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर इज, एक्सेलरेशन होता है v² / r।
तो वी स्क्वायर बाई आर। ये है भाई एक इक्वेशन जिससे टॉप पर का टेंशन आपको मिल सकता है। टेंशन एट टॉप इज इक्वल टू एम इंटू वी टॉप स्क्वायर, और वी टॉप क्या होता है तो अंडर रूट वी एल स्क्वायर माइनस 4GR। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेंशन एट टॉप इज इक्वल टू, ये आ गया एम जी, इधर चला जाएगा भाई, एम जी उधर जाकर माइनस होगा, यहाँ पे लिखूँगा एम इंटू, और ये लिख दूंगा वी टी स्क्वायर क्या है भाई, यहाँ से हमारा वी टी स्क्वायर मिला वी एल स्क्वायर माइनस 4GR। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर माइनस 4GR डिवाइडेड बाई आर, एम वी टी स्क्वायर बाई आर, और ये माइनस एम जी, ऐसा लिखूँगा। और यहाँ से हमें मिल गया टेंशन एट टॉप, क्या मिल गया, एम वी एल स्क्वायर बाई आर माइनस, ये हो गया 4GR m डिवाइडेड बाई आर माइनस एम जी। तो इससे हमें टेंशन एट टॉप मिल चुका, वो है एम वी एल स्क्वायर बाई आर माइनस आर आर कैंसिल 4mg माइनस mg 5mg। ये मिल गया टेंशन एट द टॉप। क्लियर है यहाँ तक? टेंशन एट द टॉप हमें मिल चुका है वी एल के टर्म में। बोलो क्लियर है यहाँ तक? टॉप पे टेंशन निकालना था, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे टेंशन निकालना होगा तो यहीं पे लिख देंगे भाई इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखोगे भाई, तो नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर लिखेंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है? लगता है कि ऐसे ही बोले जा रहे हैं। तो टेंशन एट द टॉप निकाल लिया। अब यहाँ पे निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालें, चलो भाई निकाल के यहाँ दिखाते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालोगे भाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो ये है एक mg फोर्स, और ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा है। इधर वाला हो जाएगा कितना, तो mg cos थीटा, इधर वाला होगा अपना mg sin थीटा। हमें उससे क्या मतलब, हमें तो टेंशन वाला लिखना है। हम लोग लिखेंगे फॉर टेंशन फोर्स निकालना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, समझो। वो वाला क्वेश्चन था टॉप पे निकालना, अब ये आर्बिट्ररी पॉइंट पे निकाल रहे हैं। निकालना सीखें, एनालिसिस करना सीखें, कब कहाँ सॉल्व करना पड़ जाए। इससे हम लोग वर्क पावर एनर्जी के बहुत सारे इक्वेशंस यूज़ कर रहे हैं, और लॉज ऑफ मोशन के भी। चलो भाई, तो टेंशन माइनस नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर में लिखना चाह रहा हूँ भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर लिखूँगा टेंशन थीटा आर्बिट्ररी पे माइनस mg cos थीटा। यही हो गया नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर। mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड स्क्वायर बाई आर। अब ये तुम्हें वी थीटा रखने पड़ेंगे। अब वी थीटा कितना था तो वो तुम्हें रखने पड़ेंगे। थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट रख सकते हो। सिंबॉलिक लाना चाहते हो तो सिंबॉलिक तो भाई आपको लिखने पड़ेंगे। तो सिंबॉलिक याद होगा, वी थीटा होगा, सिंबॉलिक याद होगा वी एल स्क्वायर माइनस 2GH होता है, और H का वैल्यू यहाँ पे R माइनस R cos थीटा होता है। सिंबॉलिक बात करें अगर तो H का वैल्यू यही होता है। ये पूरे R में से ये R cos थीटा ये वाला सब्ट्रैक्ट कर लो, वही मिलेगा H। तो ये था, ये वैल्यू यहाँ रखने पड़ेंगे और निकाल लेंगे टेंशन एट थीटा। बोलो भाई हो जाएगा? ये वी थीटा यहाँ पे रख सकते हैं ना, बड़ा वैल्यू है, मैं कहाँ तक ले चलूँ इसको। अगर थीटा का वैल्यू कुछ स्पेसिफिक दे दिया जाएगा तो ये छोटा बन जाएगा, इसको रख देना और टेंशन मिल गया। जब थीटा का वैल्यू पता है हमें, ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर निकालना है तो निकालो, नहीं अगर पता है तो थीटा ही के टर्म में आप रहने दो। टेंशन का वैल्यू हो गया एम वी थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर और प्लस mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा। ये वैल्यू v थीटा का यहाँ डाल दो और टेंशन तुम्हें मिल जाएगा। आपको लग रहा है कि ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ठीक है भाई, मैं इसके बेसिस पे थीटा इक्वल टू 180 के लिए निकाल देता हूँ। तो वो तो तुम्हें पता है ना टॉप पे कितना टेंशन होता है, वो तो निकाल रखे हैं, मैच हो जाएगा। देखो टेंशन अगर हम लोग निकालना चाहते हैं टॉप पे तो थीटा का वैल्यू पाई रखने पड़ेंगे। फॉर टी टॉप रख देते हैं। चलो देखो टेंशन एट टॉप हमें मिल जाएगा।
तो ये हो गया m इंटू वी थीटा का स्क्वायर। टॉप पे कितना होगा वी थीटा, तो यहाँ पे भाई थीटा का वैल्यू पाई रखने पड़ेंगे। थीटा का वैल्यू पाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r प्लस r 2r हो जाएगा, और 2r इंटू 2g 4gr हो जाएगा। यानी कि m इंटू वी थीटा स्क्वायर हो गया VL स्क्वायर माइनस 4gr। वो वैसे भी हम लोग जानते हैं टॉप पोजीशन पे ये होता है, डिवाइडेड बाई r और प्लस mg और cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री थीटा का पहले पाई रखें, cos 180 होता है -1। ये मिल गया। अब यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि टेंशन एट द टॉप क्या हो गया भाई, m इंटू वी थीटा स्क्वायर। वी थीटा स्क्वायर का मतलब हो गया इसका भी स्क्वायर करने होंगे, तो स्क्वायर कर दिया तो रूट गायब हो गया। तो ये मिल गया तुम्हें कितना, तो mVL स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। देखो ध्यान से, mVL स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, और ये m और 4gr, r कैंसिल हो जाएगा, -4mg और -mg -5mg। ये हो गया टेंशन एट टॉप, और यही आना चाहिए था क्योंकि यही उधर भी आया था, याद होगा उधर भी यही आया था। देखो टेंशन एट टॉप, टेंशन एट टॉप। बोलो टेंशन एट टॉप आया। चाहे आप डायरेक्ट निकाल लो यहाँ पे F=ma लिख करके, या तो फिर मैंने आर्बिट्ररी पे निकाला, ये है आर्बिट्ररी के लिए टी थीटा आप निकाल सकते हो भाई। टी थीटा का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इस बेसिस पे, सिर्फ तुम्हें थीटा का वैल्यू जहाँ चाहिए वहाँ के लिए रखो। बोलो क्लियर है यहाँ तक? तो बस अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के कंडीशन अब 2 स्टेप दूर है, और शायद टाइम भी हो रहा है लगता है, हाँ टाइम भी होने लगा। कोई बात नहीं है, चलो मैं इसका दिखा दूँ, 2 मिनट में हो जाएगा। अब देखो, फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होना चाहिए। फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड एट टॉप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और टेंशन एट टॉप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए टू मेंटेन द सर्कुलर पाथ, टू मूव इन सर्कुलर पाथ। कौन सा सर्कुलर पाथ भाई? पूरा जो वर्टिकल सर्कुलर पाथ है वो। टॉप पे स्पीड होना चाहिए, तो टॉप पे स्पीड जो होता है वो होता है √VL स्क्वायर माइनस 4gr, ये होता है। और टेंशन एट टॉप क्या होता है भाई? तो टेंशन एट टॉप देखा हमने कि mVL स्क्वायर बाई r माइनस 5mg होता है। तो ये वाला भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए। टेंशन एट टॉप ग्रेटर दैन 0 चाहिए, मतलब ये चाहिए। स्पीड एट द टॉप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये वाला ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए। बोलो भाई, यहाँ तक ठीक है? कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए ये कंडीशन चाहिए। अब देखो, ये वाला कहता है कि भाई मैं तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाऊंगा। कब हो जाओगे भाई? जब VL का वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू √4gr हो जाए, क्योंकि VL स्क्वायर, यहाँ देखो VL स्क्वायर माइनस 4gr शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये होने के लिए यानी कि VL का वैल्यू 4gr से ज़्यादा हो, √4gr से ज़्यादा हो, तो ये बोलेगा मैं हंसते हंसते तैयार हूँ। स्पीड 0 नहीं होने दूंगा, क्योंकि टॉप पे मेरा मिनिमम होता है, और टॉप पे जब हमारा मेंटेन्ड है तो रह जाएगा। मीन्स ये खुश तभी रहेगा जब ये कंडीशन हो। और ये कब खुश रहेगा भाई? तो ये तब होगा जब ये वाला हो, दैट इज़ mVL स्क्वायर बाई r शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 5mg। इट मीन्स VL शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये mm कैंसिल होगा और ये 5gr। ये कह रहा है कि मैं तो भाई टेंशन तभी मेंटेन करूँगा जब हमारा ग्रेटर दैन इक्वल टू 5gr रहे। तो आपको चाहिए दोनों ही मेंटेन्ड।
आपको चाहिए दोनों ही सेटिस्फाइड, दोनों कब खुश रहेंगे? ये तो कह रहा मुझे 4 लड्डू दे दो मैं खुश रहूँगा, ये बोल रहा मुझे 5 लड्डू दो तब मैं खुश होऊंगा। तो भाई 5 ही दे दे, अगर 5 दे देंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। इट मीन्स फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका मतलब हो गया कि फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इन दोनों का मिला करके कंक्लूजन हुआ कि फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्पीड एट लोएस्ट पॉइंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। तब हमारा टेंशन भी मेंटेन रहेगा और स्पीड भी मेंटेन रहेगा अप टू द टॉप, और ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। ये किसके लिए है? फॉर स्ट्रिंग पेंडुलम। स्ट्रिंग पेंडुलम के लिए ये कंडीशन हुआ। अगर हम लोग बात करें फॉर रॉड पेंडुलम, एक रॉड पेंडुलम भी होता है भाई कभी कभी। तो जब रॉड पेंडुलम होगा तो रॉड पेंडुलम का मतलब है कि ये एक रॉड है, ये स्ट्रिंग नहीं है, रॉड है। तो इसका स्पीड बस दे दो कि यहाँ तक स्पीड चला जाए, क्योंकि इसको टेंशन 0 भी होगा, टेंशन ना भी रहे तब भी ये रॉड अपना लेंथ चेंज नहीं करेगा। तो उसके लिए बस स्पीड मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है, इसलिए इसके लिए कंडीशन हो जाएगा कि ये बस स्पीड को मेंटेन करा ले। टेंशन का इसको टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि इसका तो डंडा है भाई, डंडा। तो ये डंडा तो भाई पूरा उठेगा, ऐसे चलेगा, बस ये स्पीड टॉप तक आ जाए, उसके बाद ऐसे गिर जाएगा, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 4gr। रॉड पेंडुलम के लिए ये कंडीशन है, स्ट्रिंग पेंडुलम के लिए ये कंडीशन है। इस कंडीशन में दोनों खुश रहेंगे और कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अलाउ करेंगे। बोलो भाई ठीक है।